हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है सेल इंजरी। सेल इंजरी ये जनरल पैथो का टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस हो जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि इसको कम वीडियोस में ही ख़त्म कर सकें। ठीक है। तो सेल इंजरी जैसे वर्ड से ही पता चल रही है कि सेल की इंजरी हो रही है किसी भी वजह से। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी एजेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से सेल डैमेज हो रही है, उसका फंक्शन नहीं हो पा रहा प्रॉपर और वो डैमेज हो जा रही है और डेथ हो जा रही है उसकी। तो तो वो इंजरी किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई भी एजेंट हो सकते हैं, चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, चाहे कैसा भी एजेंट उसको सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, सेल के फंक्शन को ऑल्टर कर रहा है। अगर और उस पे जिसकी वजह से उसके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो सेल इंजरी इज डिफाइंड एज अ इफेक्ट ऑफ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस मतलब कुछ भी ऐसा उस पर दबाव पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। सेल मतलब सेल की जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगी। और है ना, अगर वो स्ट्रेस बना रहता है तो फिर उसकी सेल डेथ तक भी हो सकती है। अगर वो स्ट्रेस हट जाता है, अगर वो उसकी कंडीशन फेवरेबल हो जाती है सेल की, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर लेती है। स्ट्रेस मतलब फेवरेबल कंडीशन का ऑल्टर हो जाना, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाना। ठीक है। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो वो अपने फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, और अगर वो फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी मतलब वो ठीक से फंक्शन करेगी। अब वो किसकी वजह से हो सकते हैं? ड्यू टू द इटियोलॉजिकल एजेंट अ सेल एनकाउंटर्स रिजल्टिंग इन चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है। इटियोलॉजिकल एजेंट मतलब वही जो है ना, जो कि सेल डैमेज करेंगे, किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी भी एजेंट की वजह से हो सकता है। ठीक है। तो सेल जो है वो फिर है ना, उसके एनवायरनमेंट में चेंज आता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो सेल जो रिस्पॉन्स करेगी वो तीन फॉर्म में करेगी। ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड, जिसकी सेलुलर अडेप्टेशन होता है। मतलब क्या होता है कि है ना, कि सेल अगर मान लीजिए कि जैसे कोई भी मतलब चीज़ है, ठीक है? तो अगर वो स्ट्रेस बना रहता है तो सेल ना उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को एडॉप्ट कर जाएगी और उसी के हिसाब से फंक्शन करने लग जाएगी, अपने आप में चेंजेस लाएगी और उसको और एनवायरनमेंट को खुद के हिसाब से ढाल लेगी। ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अगर क्या होता है कि वो स्ट्रेस अगर बना रहता है, ठीक है, कोई स्ट्रेस आया, ठीक है, स्ट्रेस मतलब कुछ भी इंजरी हुई, इंजरी अगर सही हो जाती है, उसकी उसकी कंडीशन फिर से ठीक हो जाती है, तो वो रिवर्सिबल मतलब सेल अपनी पहली वाली कंडीशन में जा सकती है। लेकिन अगर वो इटियोलॉजिकल एजेंट, चाहे केमिकल हो कोई, अगर कोई केमिकल है और वो सेल पे बना रहता है, ठीक है, कुछ भी डैमेज कर रहा है, अगर हम उस केमिकल को हटाएंगे नहीं तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, उसकी सेल डेथ हो जाएगी। अगर केमिकल सेल को डैमेज कर रहा है और वो केमिकल हट जाता है बाद में, तो वो रिवर्सिबल होगी और सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकती है। अगर कोई केमिकल ऐसा है कि हाँ, कोई सेल पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, किसी किसी केमिकल की वजह से किसी भी केमिकल की वजह से सेल उसके कांटेक्ट में आई, ठीक है, तो क्या होगा कि अब वो ना ही हट रहा है, मतलब इतना कुछ डैमेज नहीं पहुंचा रहा है, सेल इतनी केपेबल है कि वो उस कंडीशन में खुद को मतलब वो कर सकती है, ठीक है, सर्वाइव कर सकती है। तो उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो उसमें वो अपने फंक्शंस को ही चेंज करेगी, अपने खुद खुद के स्ट्रक्चर्स को चेंज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सर्वाइव कर जाएगी। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, या तो वो सर्वाइव कर जाएगी मतलब अडेप्ट कर जाएगी, या तो है ना वो स्ट्रेस जो है, वो जो एजेंट है, वो टाइम के साथ साथ हट जाएगा, वो खुद को रिकवर कर लेगी और अपने पहले की तरह फंक्शन करने लग जाएगी। अगर वो इटियोलॉजिकल एजेंट या मान लीजिए कोई केमिकल है, वो अगर वहीं रहता है और उसको और ज़्यादा ही डैमेज कर रहा है, परसिस्टेंट है, तो उसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, जिसमें क्या होगा, सेल डेथ में एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोलिसिस आते हैं। देखिए, अब कोई नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल की अगर ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड, मतलब ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड जो होगी, उसमें क्या होता है कि वो अपने आप को मतलब फंक्शन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाती है। ठीक है। अगर वो अपना फंक्शन चेंज नहीं करेगा और वो वैसी ही सिचुएशन बनी रहेगी, तो फिर क्या होगा, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर वो फंक्शन चेंज कर लेता है और उस कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है, तो एडेप्टेशन हो जाएगा। ठीक है। मतलब वो सेल खुद को एडेप्ट कर गई है उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से। तो उसमें ना 5 चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अगर स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाता है, अगर मान लीजिए जो भी जिस एजेंट की वजह से ये कंडीशन जनरेट हो रही है, अगर उस कंडीशन को ही हटा दिया जाएगा, तो नॉर्मल सेल अपने मतलब वो अपने नॉर्मल सेल को रिकवर कर लेगी। ठीक है। अब हम देखें कि माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस, अगर कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस है जो कि है ना, वो खुद के फंक्शन को
ऑल्टर नहीं कर पाएगी, मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी उस फेवरेबल कंडीशन को, मतलब उस कंडीशन के फेवरेबल नहीं है और वो ज़्यादा टाइम तक बना रहता है, तो इरिवर्सिबल वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। उसमें क्या होता है, डीजनरेशन, सेलुलर ऑल्ट्रेशन या इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन। अगर स्ट्रेस रिमूव कर दिया जाएगा, अगर उस जो जिस चीज़ की वजह से ये हो रहा है, तो उसकी वजह से उसको अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो उसमें रिपेयरिंग और हीलिंग होने लग जाएगी, ठीक है। अगर वो स्ट्रेस परसिस्टेंट रहता है, ठीक है, मतलब वो बहुत टाइम तक वो रहेगा, हम उसको क्योर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली वो डैमेज कर देगा सेल को और सेल डेथ हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, सेल डेथ हो जाती है इसमें, जिसके जो कि कौन सी होती हैं, ऑटोलिसिस, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। हम इसमें जो कवर करने वाले हैं वो एडेप्टेशन कवर करने वाले हैं, जिसमें क्या होता है कि है ना, ऑल्टर्ड फंक्शनल डिमांड। मतलब क्या है कि है ना, कोई कुछ भी स्ट्रेस आता है, कोई भी केमिकल एजेंट या कुछ भी कोई भी इटोलॉजिकल एजेंट आता है और है ना क्या करेगा, वो है ना वो सिचुएशन को ऑल्टर करेगा। मतलब क्या होता है कि कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी, लेकिन है ना सेल अपने आप को ऐसे अपने स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज लाएगी कि वो उस कंडीशन में खुद को सर्वाइव कर लेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो हम इसमें बेसिकली एडेप्टेशन कवर करेंगे, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। इन वर्ड्स मतलब वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, बट हम इनका अगर मतलब जान लेंगे तो ये बहुत ईजी से हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम वर्ड्स का मतलब जान लेते हैं, मतलब जो सफिक्स प्रीफिक्स जो भी होते हैं, ठीक है, पहले हम उनका मतलब जान लेंगे। अब जहाँ पे भी वो वर्ड ऐड होंगे तो हम उसका मतलब अपने आप निकाल लेंगे, ठीक है। ट्रॉफी का मतलब होता है ग्रोथ, प्लेजिया का मतलब होता है प्रोलिफरेशन, डिस का मतलब होता है डिसऑर्डर और मेटा का मतलब होता है चेंज ऑफ सेल वन टू अनदर, ठीक है। ट्रॉफी देख लेंगे तो ग्रोथ हो रही है, ए लग रहा है तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, मतलब ए मतलब एब्सेंट, तो कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। मतलब इस तरीके से हम अपने वर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस विच में बी फिजियोलॉजिक नीड, ठीक है। पैथोलॉजिकल अडेप्टेशन टू रिस्पॉन्स टू नॉन लीथल पैथोलॉजिकल इंजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एट्रोफी देखेंगे, तो डायग्राम भी है, सब कुछ है, आराम से समझेंगे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल ऑफ ऑर्गन। देखिए, ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एट्रोफी हो रही है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर और साइज दोनों ही डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब नंबर एंड साइज डिक्रीज हो रही है, तो क्या है, ये एक नॉर्मल ऑर्गन है ना, और इसके अंदर ये सेल्स हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका साइज भी छोटा हो रहा है और जो सेल्स हैं उसके ये भी मतलब सेल्स भी कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गई एट्रोफी वाला ऑर्गन, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल साइज और नंबर भी इसमें बड़े हैं और साइज भी बड़ा है, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि नंबर भी कम हो गए हैं और साइज भी कम हो गया है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में, एट्रोफी ऑफ लिम्फोइड टिश्यू विद एज, मतलब है ना एज के साथ साथ लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं उनका साइज और नंबर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। थाइमस जब अडल्ट लाइफ में भी उसकी एट्रोफी हो जाती है, जब बर्थ के टाइम पे थाइमस बहुत बड़ा होता है, लेकिन है ना जब हम एडल्ट और ओल्ड एज तक होंगे तो वो डिजनरेट कर जाएगा, ठीक है। गोनेड्स भी होते हैं मेनोपोज में, एट्रोफी ऑफ गोनेड्स आफ्टर मेनोपोज, ठीक है। एट्रोफी ऑफ ब्रेन विद एजिंग, ऑस्टियोपोरोसिस विद रिडक्शन इन साइज ड्यू टू द एजिंग, ठीक है। ये सब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इनका मतलब भी हमको पता ही है। अब हम देखते हैं पैथोलॉजिकल एट्रोफी। तो फिजियोलॉजिकल मतलब जो कि होते हैं, मतलब हमारी बॉडी में अपने आप ही होते हैं। पैथोलॉजिकल मतलब किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से वो चीज़ हो रही है। तो स्टार्वेशन एट्रोफी, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में चेंज आएंगे तो ऑब्वियसली वो एट्रोफी होगी, ठीक है। इस्केमिक एट्रोफी, डिसयूज एट्रोफी, हम किसी ऑर्गन को यूज़ नहीं करेंगे तो अपने आप ही वो डिजनरेट हो जाएगा। एंडोक्राइन एट्रोफी, न्यूरोपैथिक एट्रोफी, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसकी मोर्फोलॉजी अगर हम देखें तो ऑर्गन जो होता है इसमें स्मॉल होता है, श्रंकन हो जाता है, श्रिंकेज इन सेल साइज, इसमें सेल साइज कम हो जाएगा ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सेल साइज क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि है ना, क्योंकि उसमें रिडक्शन हो जाता है कि मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, उनका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ये जो है वो नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी ये तीन पॉइंट्स में ख़त्म है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की। हाइपरट्रॉफी में क्या है कि इंक्रीज इन साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि सेल साइज इंक्रीज होता है, लेकिन क्या है कि है ना, नो चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर वही रहेंगे लेकिन सेल का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको काउंट करें तो ऑलमोस्ट ये 25 बॉक्सेस है, मतलब 25 सेल्स हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल ऑर्गन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये सेल्स ना बड़ी हो जाएंगी। सेल्स बड़ी हो जाएंगी तो ऑर्गन भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन सेल के जो काउंट है ना वो सेम रहेंगे। अगर इसमें 25 सेल्स हैं तो इसमें भी 25 सेल्स होंगी। अगर इसमें 16 सेल्स हैं तो इसमें भी 16 सेल्स होंगी, लेकिन उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से ऑर्गन भी बड़ा हो जाएगा। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब ये होता है। ये जो होता है वो परमानेंट सेल और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है, जो कि हम आगे देखेंगे कौन कौन सी सेल्स होती हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो इसकी जो ऑर्गन है वो एनलार्ज हो जाता है और हैवी हो जाता है। एनलार्जमेंट ऑफ फाइबर एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, फाइबर्स और न्यूक्लियाई बड़े हो जाएंगे और इसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगी। और क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स इसमें ज़्यादा हो जाएंगे। उसमें एट्रोफी हो रही थी तो ऑर्गेनल्स कम हो रहे थे। मैकेनिज्म अगर हम इसका देखें कि हाइपरट्रॉफी में हो क्या रहा है, तो सेल प्रोलिफरेशन हो रही है। मतलब उसमें क्या है कि सेल साइज बढ़ रही है ना, तो सेल प्रोलिफरेशन हो रही है किसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो सेलुलर प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसकी ग्रोथ, मतलब इसका मतलब क्या है कि है ना, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि टीजीएफ, बीटा, आईजीएफ, ये सारे के सारे जो ग्रोथ फैक्टर हैं उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा। वैसो एक्टिव एजेंट, इनका भी मतलब ये सब जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि मसल प्रोटीन भी ज़्यादा अमाउंट में सिंथेसिस होती है उनकी। अब प्रोटीन का प्रोडक्शन ही हो रहा है एक तरीके से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी होगी और सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और सेल साइज इंक्रीज कर जाएगा तो ऑर्गन का साइज भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी जो है, एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस, ये हम देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि टाइम पर जब है ना उसका टाइम आता है तो फिर है ना यूट्रस का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। एक्सरसाइज के टाइम पे भी मसल्स इंक्रीमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में अगर हम देखें तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी इन कार्डियक मसल। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल किस में देखने को मिलेगी, कार्डियक एक्लेजिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल्स, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा कि रिमूवल ऑफ वन एड्रिनल ग्लैंड। तो उसमें क्या होगा कि है ना, उसमें वो साइज ना दूसरे वाले एड्रिनल ग्लैंड का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, हाइपरट्रॉफी इन कार्डियक मसल, तो इसमें क्या होगा कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो जाएगा, एओर्टिक वॉल्व डिसीज हो जाएगी, मिट्रल इनसफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, हाइपरप्लेजिया अगर हम देखें, ये ना हाइपरट्रॉफी है। ठीक है, तो हाइपरप्लेजिया हम देखते हैं थर्ड। थर्ड में क्या है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि है ना, इसमें क्या होता है कि नंबर जो है, सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है लेकिन सेल साइज सेम रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि है ना, देखिए ये है नॉर्मल ऑर्गन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि है ना, जो सेल्स हैं, सेल नंबर ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन सेल का साइज सेम रहेगा। सेल का साइज सेम है, ठीक है, लेकिन नंबर ज़्यादा है। उसमें क्या था कि नंबर सेम थे और सेल साइज बड़े हो रहे थे, लेकिन इसमें सेल साइज बढ़ रहे हैं और सेल नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे 25 होंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 50, ऐसे करके होगा। ठीक है, अगर यहाँ 25 सेल हैं तो यहाँ पे 50 सेल्स हो जाएंगी, लेकिन इनका सेल साइज सेम रहेगा। ठीक है, उसमें क्या था, नंबर सेम थे और सेल साइज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या है कि अकर इन डिवाइडिंग सेल, ये है ना, ये डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरप्लेजिया की कंडीशन होती है। ठीक है, अब डिवाइडिंग सेल्स में कौन सी सेल्स होती हैं, लिवाइल सेल, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो कौन कौन सी में दिखती है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सेल ऑफ बोन मैरो एंड लिम्फ नोड, और स्टेबल सेल्स, मतलब ये डिवाइडिंग सेल्स ही हैं। ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स ऑफ लिवर, पैंक्रियाज एंड किडनी, और वो जो हाइपरट्रॉफी थी वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होती थी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी अगर हम देखें तो द एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, जो इसमें ऑर्गन ना बड़ा होगा और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे ना नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे और डीएनए सिंथेसिस इंक्रीज होगी और माइटोसिस भी इसमें देखी जाएगी। फिर एग्जांपल हम देखें तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल देखें तो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। हाइपरप्लेजिया ना नॉन डिवाइडिंग सेल्स में नहीं दिखता, क्योंकि है ना, क्योंकि उसमें कोई हाइपरप्लेजिक ग्रोथ नहीं होती। वो हाइपरट्रॉफी में नॉन डिवाइडिंग सेल्स देखी जाती हैं। ठीक है, पार्ट लेती हैं।
हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि है ना, एंडोमेट्रियम जो पार्ट लेती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये उसमें देखा जाता है, और प्रेग्नेंट यूट्रस में देखा जाता है। और क्या होता है, मतलब उसमें साइज बढ़ेगा, ठीक है। और क्या होता है, फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में भी ये देखा जाता है, ठीक है। मतलब जब हार्मोन का चेंजेस होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे हाइपरप्लेजिया की कंडीशन बढ़ेगी, ठीक है। अब कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया में अगर हम देखें तो रीजनरेशन ऑफ लिवर फॉलोइंग पार्शियल हेपेक्टोमी। तो क्या होता है कि जब सर्जरी होती है लिवर की, तो वहाँ पे लिवर का एक फीचर है कि वो उसकी ना वो रीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो ये हाइपरप्लेजिया की वजह से ही होता है, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ एपिडर्मिस आफ्टर स्किन एब्रेजन, मतलब जब कहीं चोट लग जाएगी तो क्या होगा कि वो स्किन ना दोबारा आने लगती है, तो वो इसी की वजह से आने लगती है। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, वुंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ स्किन वॉट्स ऑफ एपिडर्मिस ड्यू टू द एचपीवी। जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे वॉट्स बनने लगते हैं एपिडर्मिस पे, तो वो किसकी वजह से, उसमें कौन सा फीचर होता है, हाइपरप्लेजिया का, ठीक है। अब हम आते हैं मेटाप्लेजिया पे। मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि है ना, रिवर्सिबल चेंजेस ऑफ वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर टाइप ऑफ सेल। उसमें क्या आता है कि सेल ना बड़ा हो रहा है ना, वो ऑर्गन बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, लेकिन सेल ना सेम रही है, उसने अपनी मोफोलॉजी या अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया है, ठीक है। इन फेवरेबल कंडीशन सेल रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल, और जब वो स्ट्रेस या प्रेशर इस पर जो पड़ रहा है वो हट जाएगा, तो ये वापस अपनी इस स्टेज में आ जाएगी, इस शेप में आ जाएगी, ठीक है। अगर स्टिमुलस रहता है तो मेटाप्लेजिया टर्न्स टू द डिस्प्लेजिया। अगर है ना, अगर मान लीजिए वो स्ट्रेस नहीं हटता, वो प्रेशर जो मतलब जो भी चीज़ है वो जो वो चीज़ नहीं हटती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना शेप चेंज कर रही है, तो क्या होगा कि डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया टर्न्स इनटू द डिस्प्लेजिया विच रिजल्ट इन द कैंसर। अगर वो रहता है तो डिस्प्लेजिया की कंडीशन के बाद फिर कैंसर में वो अपना खुद को मतलब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए सेल ऑर्गन में सेल्स हैं और वो अपना कैसे अपने मोर्फोलॉजी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दो टाइप के मेटाप्लेजिया होते हैं, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया ना टू टाइप्स का होता है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया और कॉलमनर मेटाप्लेजिया। मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया भी टू टाइप्स का होता है, ऑशियस मेटाप्लेजिया और कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया। अब हम आते हैं एपिथेलियल मेटाप्लेजिया पे। एपिथेलियल मेटाप्लेजिया ना मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। पैची और डिफ्यूज चेंजेस, मतलब इसमें क्या होता है, पैची चेंजेस होते हैं, ठीक है, पैची पैची दिखता है ये। और क्या होता है, मेटास्टैटिक एपिथेलियम इज लेस वेल स्पेशलाइज, ठीक है। क्या होता है, वो एपिथेलियम जो होती है वो ना वो ठीक से हमें दिखती नहीं है, मतलब हम उसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रिजल्ट इन द डिप्राइवेशन ऑफ प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेशन एंड मोर प्रोन टू द इन्फेक्शन। फिर क्या होगा कि वो डैमेज होती जाएगी म्यूकस, मतलब है ना, जो मेम्ब्रेन है वो जब हमें जो हम पहचान ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा कि वो उसको ना वो डिजनरेट होती जाएगी, ठीक है। मतलब म्यूकस सिक्रीशन वो प्रोटेक्टिव नहीं रहेगी, और क्या होगा कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि है ना, जो कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया का फर्स्ट पार्ट है, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होती है। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम ना कन्वर्ट हो जाती है स्क्वैमस मेटाप्लेजिया में, ठीक है। किसी भी क्रॉनिक चेंजेस की वजह से, जैसे कि कोई स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस सेल पे पड़ रहा होगा, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे इन्फेक्टिव हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से वो ना स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम में मेटाप्लेजिया में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल हम देख लें, ब्रोंकस में क्या होता है, क्या है ना, क्रॉनिक स्मोकर्स में देखा जाए तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ना स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो इन यूट्राइन एंडोसर्विक्स में, अगर ओल्ड एज में क्या होगा, यूट्राइन एंडोसर्विक्स में क्या होगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम में। और क्या होता है, गॉल ब्लैडर में जब क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होता है तो गॉल ब्लैडर में क्या होगा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है, खुद को कन्वर्ट कर लेती है स्क्वैमस एपिथेलियम में। ऐसे ही क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस में क्या होता है, प्रोस्टेट में देखा जाएगा कि कॉलमनर एपिथेलियम होती है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है, और वो क्या होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। सेम थिंग ना क्रॉनिक इन्फेक्शन में होगी रीनल पेल्विस में, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वैमस एपिथेलियम में। और विटामिन ए डेफिशिएंसी में भी सेम चीज़ होती है। कॉलमनर मेटाप्लेजिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो चीज़ होगी, ठीक है, जो भी लेयर होगी, जो एपिथेलियम होगी, वो खुद को कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। बैरेट्स ईसोफेग एग्जांपल में बैरेट्स ईसोफेगस आता है, जो कि नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम है, वो खुद को कन्वर्ट कर रही है कॉलमनर एपिथेलियम में, ठीक है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में या ब्रोंकिक्टेसिस में क्या हो रहा है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम खुद को कन्वर्ट कर रही है कॉलमनर एपिथेलियम में। जो इसका सेकंड टाइप है मेटाप्लेजिया का, वो है मेसेनकाइमल मेटाप्लेजिया, जो कि लेस कॉमन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
होता है ऑशियस मेटाप्लेजिया होता है, जिसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन इन फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज एंड मिक्सॉइड टिश्यू। इसमें क्या होता है क्या है ना, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज और मिक्सॉइड टिश्यू में ना बोन फॉर्मेशन होने लग जाता है। मॉन्केबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस में मतलब ये ओल्ड एज में होता है और ये आर्टरियल वॉल में होता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में भी देखने को मिलता है। कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया ये हीलिंग के टाइम पे दिखता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे ये हीलिंग के टाइम पे दिखता है। डिस्प्लेजिया में अगर हम देखें तो क्या होता है कि है ना, ये एपिथेलियल सेल्स में होता है, और ये क्या होता है कि ये मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया के बाद देखा जाता है। अगर है ना, अगर मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया की कंडीशन परसिस्ट कर जाती है, मतलब उससे कोई प्रेशर हटाया नहीं जाता जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है ना, तो वो अगर हटाया नहीं जाता, वो रिवर्ट बैक नहीं होता, तो आगे क्या होगा कि डिस्प्लेजिया की कंडीशन जनरेट होगी, और डिस्प्लेजिया के बाद क्या होता है कैंसर, ठीक है। इसको हम है ना एटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं, डिस्प्लेजिया को हम एटिपिकल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया है वो कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्युलर प्रोलिफरेशन एंड साइटोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या होगा मतलब है ना, वही सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल में इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। सेकंड है लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल्युलर एंड इन न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी और इंक्रीज इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, तो एनसी रेशियो इसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल इंजरी, जिसमें हमने एडेप्टेशन कवर किया, उसके 5 टाइप्स कवर किए। नेक्स्ट में हम सेल डेथ के टाइप कवर करेंगे, जिसमें ऑटोलिसिस, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।